साथियों, जो हुआ है आज की तारीख में मिडिल ईस्ट के अंदर वो बड़ा ही चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इस मायने में है कि जिस ढंग से इन चीजों को दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से इजरायली से प्रेजेंट कर रहा है या जो वेस्टर्न मीडिया इसे प्रेजेंट कर रहा है, ये वैसा नहीं है। क्योंकि दुनिया के अंदर जब जब समस्याएं पैदा हुई हैं वो या तो आपके यूरोप से आई हैं या बड़े शब्दों में कह लीजिए तो वेस्टर्न, वो सारी प्रॉब्लम की जड़ें आपको वेस्ट में नजर आ जाएंगी। और वेस्ट का जो सरताज है, जो यूरोप को भी कहीं ना कहीं लीड करता है, वो है यूएसए। तो आज हम बात यहां करने वाले हैं शॉर्ट वीडियो में कि भाई अमेरिका का यहां पे कोई रोल है या नहीं है। क्योंकि जैसे प्रेजेंट किया जा रहा है वो ऐसे ही किया जा रहा है कि भाई इजराइल ने जो अटैक किया है ये इसमें यूएसए का कोई रोल है ही नहीं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना यूएस की पॉजिटिव सिग्नल के या बिना यूएस के सपोर्ट के इतना बड़ा अटैक इजराइल ईरान के ऊपर कर पाता? क्योंकि हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो में कवर किया था किस तरीके से एनरिचमेंट यूरेनियम का वहां चल रहा है और आईएईए भी इसको लेकर के थोड़ा एग्रेसिव है, यूएसए सैंक्शंस तो लगा ही रहा है। तो अब यहां पे मसला यह है कि पीछे से गेम क्या खेला गया, बिकॉज जियोपॉलिटिकल एनालिसिस का ट्रूथ इनसाइड इंपैक्ट आपके लिए मैं लेकर के आ चुका हूं। सबसे पहले बात को समझते हैं। इजराइल और ईरान का जो रिलेशन है सर, ये शुरू से ही खराब है। मतलब इनके रिलेशन डे वन से ही गड़बड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे और इस नजरिए से देखेंगे कि भाई ये अगर ये ज्यूइश कंट्री है तो इसका एक मुस्लिम कंट्री से रिलेशन खराब होना एक रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, तो सर ऐसा नहीं है। ईरान जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री में भी शिया मुस्लिम कंट्री है, इसी का ही बहुत पड़ोसी, एकदम पड़ोसी, ये वीडियो देखिएगा, इस वीडियो में मैंने कवर किया है ये सब चीजें। इसी का ये पड़ोसी देश अजरबैजान जो है वो इजराइल के साथ में सीक्रेट डील करके चल रहा है और उसको पेट्रोलियम की सप्लाई दे रहा है। तो यहां पे रिलीजन वाले मैटर को थोड़ा हटा के चलिए। बात यह है कि यूएसए का रिलेशन इजराइल से गड़बड़ है और अमेरिका और यूएसए का रिलेशन, प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यहां है कि ईरान के रिलेशन यूएसए से गड़बड़ है और जो इजराइल है, इजराइल यूएसए की जो बाउंडिंग है वो आप लोगों को पता ही है। तो यहां पे जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के रिलेशन खराब हुए, उसी अनुपात में इजराइल के साथ में भी इसके संबंध में और कड़वाहट आ गई। अब यहां चक्कर क्या है कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक अपनी तरह की पावर गेम या पावर पोजीशन जो है वो इजराइल अपनी डेवलप करना चाह रहा है। इजराइल की उस पोजीशन को रोकने में अच्छे खासे देश बैकफुट पे आ गए, लेकिन ईरान इसको लास्ट तक रेजिस्ट करता है। और भाई अल्टीमेटली होता क्या है कि हमला कर दीजिए। हमला हुआ, हमले के अंदर ये बात हुआ कि भाई जो हम अटैक करेंगे ये हमारी खुद की दम पे करेंगे। तो खुद का दम कितना भी आपको समझ में आएगा। देखिए, एक सुबह की खबर आती है कि इजराइल ने ईरान के 4 एटमी ठिकाने तबाह किए, 2 सैन्य अड्डे भी बर्बाद हैं, सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स चीफ और 2 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो चुकी है। तो यह बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ईरान को। यहां पे आप थोड़ा सा अगर मैप में देखें, वैसे मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूं। इजराइल यहां पे है, इस जगह पे, यहां से इसने एयर स्ट्राइक्स किए हैं, एयर अटैक्स हुए हैं। तो कहां पे? तबरीज में। तबरीज, ये जो एरिया आप देख रहे हैं सर, ये है अजरबैजान का। अब अजरबैजान का पड़ोसी देश है ईरान। अब यहां पे एक और बात जानिएगा, ईरान का एक प्रोविंस है, उसका भी नाम है अजरबैजान। अजरबैजान एक देश भी है और अजरबैजान ईरान का एक प्रोविंस, एक प्रांत भी है। ये एरिया असल के अंदर एक अलग ही तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि अजरबैजान के जो यहां के निवासी हैं या जो मूल अजरबैजान के लोग हैं वो बड़ी तादाद में ईरान के इस उत्तरी पश्चिमी हिस्से में रहते हैं और वो इसको ग्रेटर अजरबैजान के नाम से पुकारते हैं। तो खैर, यह तनातनी तो खैर रही है। तो तबरीज हो गया, एक करमानशाह है, तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है, अराक है, नंताज है और इस्फहान, ये जो इनके सैन्य अड्डे रहे, यहां पे इनके ऊपर बड़े अटैक इजराइल ने किए और ये प्री प्लान था, प्री डिक्लेयर्ड था। अब इसके अंदर जो एक सबसे बड़ी बात जिसको लेकर के हम ये वीडियो में आए हैं वो ये है कि इजराइल शुरू से बोल रहा है कि भाई हम यहां पे अपनी मर्जी से सब कर रहे हैं, तो मर्जी एक्सपोज करते हैं। पहले यहां पे थोड़ा सा ये देख लो कि अटैक क्या हुआ, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल बातें हमें पता होनी चाहिए। ये सब आपको पता ही है। बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बोल रहे हैं कि ईरान परमाणु बम तैयार करने वाला था, इसलिए उस पर हमला किया गया। इजरायली सेना का दावा है कि ईरान के पास 15 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम है। यह बात तो ठीक है, यह बात, क्योंकि इसकी खबर हमने भी हमारे वीडियो में कवर की है कि वो परमाणु बम बनाने की स्थिति में जा रहा है। लेकिन क्या इस तरीके से किसी राष्ट्र को रोकना, क्योंकि हिंदुस्तान ने भी तो एटम अपने टेस्ट किए थे, 74 में भी किया, 98 में भी किया। अगर सेम अटैक हिंदुस्तान के ऊपर चाइना करता, सेम अटैक कोई और देश हिंदुस्तान पे करता, तो आपका नजरिया क्या होता? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा सर। यहां पे आप ये वो ओछी पॉलिटिक्स में आकर के बातें मत करना कि यार ये धर्म है, तुम तो कम्युनिस्ट हो या तुम तो जो है वो बिक चुके हो।
भाई ऐसा है, मेरे ही वीडियोस के ऊपर बहुत सारे लोग मुझे आरएसएस वाला भी बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग मेरे को कोई और टाइटल भी देते हैं। सच सुनने की आदत डालो सर, है ना। हमने लिखते हैं यही चीज कि सच कड़वा नहीं होता, मीठा होता। भाई तुम्हारे अंदर ही कैपेसिटी चाहिए। इंडिया ने जब टेस्ट किया, इंडिया पे इस तरीके के अगर अटैक होते तो आप उसको राष्ट्र के हित में मानते हैं, राष्ट्र के परहित में मानते हैं। एटम बम बना करके सर डिटरेंस क्रिएट होता है, हर राष्ट्र अपनी सुरक्षा चाहता है। इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे की इस तरीके से आप जो है वो परेशानियां खड़ी करोगे। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है कि ईरान के आसपास के देश इतने इस असहाय हैं कि वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नहीं जा सकते। सऊदी अरब नहीं बोलेगा, इराक नहीं बोलेगा, वो मनी मन खुश भी हो रहे होंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ। ये सर बड़ा मतलब दुनिया की एक अलग ही पहचान है जो हो रहा है सर। वो यहां पे आपने सामने देखा सर, हो गया। इजराइल ने इसलिए टारगेट 4 बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स को किया, वहीं हथियार बनाने की क्षमता रखने वाले एक फैक्ट्री और बड़े मिलिट्री अफसरों के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को भी तबाह कर दिया। अब रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स थोड़ी तबाह हुए होंगे, वो तो मिट्टी कंक्रीट के थे, लोग मरे हैं। तो इनके अफसरों के ऊपर हमला हुआ। अब ये जो हमला हुआ ये सर आप देखो कि कहां से, क्योंकि ये तो आप कंफर्म मान के चलिए कि इजराइल की जो मिलिट्री कैपेसिटीज हैं वो बहुत हाई लेवल पे है। इंडिया के भी मिलिट्री टाइज बहुत अच्छे हैं, हमारा भी मिलिट्री एक्सचेंज भी इनके साथ में होता है। अब यहां पर बात यह है कि जो इजराइल से अटैक हुए तो सीधा आपका तबरीज, करमानशाह, तेहरान, अराक, नंताज, इस्फहान, तो ये इन जगह पे जब अटैक किए गए तो ये क्या सडन थे? नहीं सर, ये प्री डिक्लेयर्ड थे। क्या ये बिना अमेरिका के सपोर्ट के हुए? नहीं सर, अमेरिका के सपोर्ट से हुए। अब एक बार हम वन बाय वन ये देखते हैं कि भाई आखिर में इन जगहों को इजराइल ने चुना क्यों। कुछ तो बात रही होगी, रीजन कुछ तो रहा होगा। तो जो हमले हुए, हमले के तबाही की कुछ तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, जिस तरीके से यहां पे नुकसान हुआ ये हमें दिखता है। तो सबसे पहले एक नंताज आता है सर, एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर। मैप में थोड़ा सा देख लें सर, इजराइल यहां पे है, ईरान यहां पे है, अब ये आपके इराक ये आ जाता है। अब यहां देखो सर नंताज कहां है, ये रहा। अब नंताज में अटैक करने का बेसिक रीजन क्या था मेरे दोस्तों? सबसे बड़ी बात है कि इस साइट पर 9 परमाणु बम जितना यूरेनियम मौजूद है। ये खबर या ये इंटेलिजेंस इनपुट इनके पास में था, इजराइल के पास में इंटेलिजेंस इनपुट था कि भाई जो ये बम बनाने की जो मेन सेंटर बनेगा वो नंताज बनेगा, और यहां पे 9 बम बनाने लायक कैपेसिटी इनके पास में है। और अगर ये परमाणु बम बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है अभी भी, तो ये मान के चलेगा कि मिडिल ईस्ट में जो ये उठापटक मची हुई है ये बहुत हद तक बैलेंस हो जाएगी। बिकॉज अमेरिका अनडाउटली इजराइल को न्यूक्लियर सपोर्ट उस समय पे देगा और न्यूक्लियर टू न्यूक्लियर डिटरेंस क्रिएट होगा, डिटरेंस शांति लाएगा। ये दुनिया का इतिहास है। क्योंकि आज यूक्रेन के लेवल पे इतना बड़ा वॉर हो रहा है, बातें तो होती है कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि सबको पता है अगर आपने न्यूक्लियर अटैक कर दिया, सामने कोई ना कोई कंट्री आप पे न्यूक्लियर अटैक करेगी, और करेगी तो सर तबाही है। तो मरना कोई इस दुनिया में नहीं चाहता सर, समझना। ये बस बैलेंस ऑफ पावर है, डिटरेंस की कहानी है। अब यहां पे सर ये जो किया, अब यहां पे देखो हमला इसलिए हुआ कि एडवांस सेंट्रीफ्यूज इस जगह लगे हुए थे, और इसी की मदद से यूरेनियम 235 की सफाई होती है सर। बात को समझिएगा, जो यहां पे सेंट्रीफ्यूज लगे हुए हैं इन्हीं की मदद से यूरेनियम 235 की सफाई हो रही है, जिसका इस्तेमाल हथियार बनाने में किया जाता है। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान 60% संवर्धन तक पहुंच गया। ये तो हमने आपको वीडियो में बताया ही था। तो उसी के वजह से मेन सेंटर यहां चुना गया और यहां पे इसकी तबाही की गई। अब सबसे खास बात, इसकी तस्वीर आपको थोड़ा धुंधला भले दिख रहा होगा, लेकिन गौर से देखेंगे सर, ये जो साइट है ना, IAEA ने बोला था कि ये अंडरग्राउंड साइट है। और अंडरग्राउंड साइट मतलब जमीन के नीचे जाके 7.5 मीटर यानी 7.6 मीटर मोटी कंक्रीट, 7 मीटर सर एक बार मानना, और उसको कंक्रीट से कवर करके उसके नीचे ये साइट थी। लेकिन फिर भी मुख्य ट्रांसफार्मर इसमें नुकसान जो है वो पहुंच गया है। इसका मतलब अटैक बड़ा सीवियर था, बहुत इंटेंसिव था। दूसरा सर तेहरान। तेहरान इज द कैपिटल सिटी ऑफ ईरान। तेहरान तक तो सबसे बड़ा मोटिव यही था कि तेहरान में जब अटैक कर दिया तो उसका मतलब संदेश यह है कि भाई हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा संभल करके चलो। तो यहां पे और इंटरेस्टिंग बात, ये जो तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है ये 1967 में अमेरिका की मदद से पहुंचाया था सर ये। और अमेरिका इसको जब इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी काम कर रहे थे ना, तो 93% तक एनरिच यूरेनियम अमेरिका देता था ईरान को। सोचने वाली बात है, 3 to 4% एनरिच यूरेनियम पे इलेक्ट्रिसिटी या नॉन जिसको हम कहते हैं मिलिट्री पर्पस के लिए न्यूक्लियर
यूज हो सकता है तो 93% तक रिच यूरेनियम, जबकि 90% के ऊपर आप इसको एक तरह से मिलिट्री पर्पस में या वेपन ग्रेड में वो कन्वर्ट कर सकते हो, दे रहे थे। अब यहां पे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के कई ट्रेनिंग सेंटर थे, हथियार डिपो थे, तो इस तरीके से, और प्लस यहां पे कई वैज्ञानिक भी मारे गए, इनकी लीडरशिप भी मारी गई। ये कौन सी जगह आई है सर? ये है तेहरान में। तेहरान तो कैपिटल सेंटर है। अब देखो सर, तीसरा आता है इस्फहान। इस्फहान की लोकेशन ये रही। इस्फहान पे कारण था अटैक करने का कि यहां पे 99 से तो इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया और यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी यहां पे अवेलेबल है। कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है सर। अब मेन जहां से रॉ मटेरियल प्योर मटेरियल में बदल रहा है, उस साइट को भी इन्होंने तबाह किया। तो कुल मिलाकर के एक जगह पे सब कुछ नहीं होता। इतने बड़े अगर प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसको टुकड़े टुकड़ों के अंदर बांटा जाता है। तो जहां जहां पे इनके इंटेलिजेंस इनपुट रहे, इन्होंने उसके हिसाब से अटैक किया और सीवियर डेंट जो है वो इनको यहां पे पहुंचा दिया। अब यहां पे देखो सर, एक एयरबेस भी कहां पे है? इस्फहान में बना हुआ है ईरानियन एयरफोर्स का, जहां पे अमेरिकी F-14 टॉमकैट फाइटर जेट रखे हुए थे, जो कि 79 की रिवॉल्यूशन के पहले अमेरिका से ही ईरान ने खरीदे थे। क्योंकि आपको पता होगा कि 50s के दौर में अमेरिका ने अपने फेवर की सरकार, क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट ऑलरेडी चल रही थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसने निर्णय ले लिया था कि भैया पेट्रोलियम जो है ना, इसको हम नेशनलाइज करेंगे, प्राइवेट कंपनियां बाहर जाओ। तो एक तो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश पेट्रोलियम बीपी, और अमेरिका की कंपनियां थी। तो उन्होंने इतनी मतलब इस मैटर को लेकर के इतना माहौल बनाया और वहां पे सरकार को गिरा के अपनी कठपुतली सरकार बिठाई, जिसका खात्मा 79 के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशन में हुआ था। और तब तक उसी दौर के बीच में इन्होंने लेन देन हुआ। क्यों हमला इसलिए हुआ? क्योंकि ईरान की वायुसेना और रक्षा सिस्टम को कमजोर करना और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को हथियार मिलने से रोकना। क्योंकि ईरान जो है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट भी करता है, क्योंकि सर ये तो एक काउंटर वॉर है, ये बैलेंस ऑफ वॉर की सिचुएशन बन रही है। लेकिन यहां पे जो अटैक हुआ है, ये अटैक सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। हर चीज को इस नजरिए से देखिए कि सेम चीज आपके साथ में हो तो आप क्या कहते हैं। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग गालियां देने भी आएंगे, कुछ लोग सपोर्ट में भी आएंगे, पर उनकी परवाह हमें नहीं है। सच तो सच होता है। अब इसके बाद में क्या होता है सर? फोर्थ नंबर पे अराक आता है, हैवी वाटर रिएक्टर है। ये हैवी वाटर रिएक्टर क्या होता है सर? ये बेसिकली ये सेंटर, इसका एक अल्टरनेटिव सेंटर था। जैसे आपके पास में एक प्रेस किया हुआ शर्ट है, आपको लगता है यार बाय द वे इसके ऊपर कोई दाग लग गया तो एक शर्ट आप बैकअप में रखोगे, बस सेम कहानी यहां थी। यहां क्या होता है? प्लूटोनियम जो होता है ना, प्लूटोनियम बन सकता है। हैवी वाटर रिएक्टर प्लूटोनियम बनता है, जो कि परमाणु हथियार बनाने का एक और तरीका है। यानी यूरेनियम की यदि सप्लाई में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो यहां पे आप प्लूटोनियम बना के परमाणु हथियार बना सकते हो, और इसे IR-40 रिएक्टर के रूप में जाना जाता था। तो मेरे दोस्तों, ईरान का एटमी प्रोग्राम का दूसरे रास्ते को भी रोकना, यानी अल्टरनेटिव वे भी आपके पास में नहीं रहने दिया जाएगा। तो ये सर अटैक कहां होता है? अराक में। अराक की सिचुएशन ये रही। इसके बाद में सर अगला तबरीज मिलिट्री बेस और एक बड़ा तेल रिफाइनरी है, क्योंकि ऑयल के स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल करना या उसको तहस नहस करके उसकी इकोनॉमिक बैकबोन को तोड़ देना। सर एक रिफाइनरी का खत्म होना बहुत बड़ा डेंट होता है किसी भी देश के लिए, बिकॉज हिंदुस्तान में आज भी हम रिफाइनरी बना रहे हैं बाड़मेर में, जिसको कब से हम सुन रहे हैं कि रिफाइनरी जो है वो प्रॉपर काम होगी, यहां लोगों को रोजगार मिलेगा, कहां पे, कितने साल। तो सर एक किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना आसान है, बनाना बहुत मुश्किल होता है। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या था तबरीज में? कि भाई हम यहां पे क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे या फिर इसकी बैकबोन को तोड़ देंगे। अब यहां पर एक और चीज समझने वाली है कि ये तबरीज जो है ये ईरान के अजरबैजान प्रांत में आता है। अजरबैजान प्रांत, अजरबैजान देश के बगल में है। इन दोनों के बीच भी कोई रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, भले ही दोनों शिया मुल्क हैं, शिया मुस्लिम नेशन से दोनों, पर दोनों के रिलेशन ठीक नहीं। बिकॉज अभी कल ही के वीडियो में आप देख सकते हैं, ये अजरबैजान क्या है, जो इजराइल को हिडन तरीके से बैकडोर से एक डील करके और पेट्रोलियम की सप्लाई दे रहा था, जबकि यह तय हुआ था कि भाई अब हम ऐसा नहीं करेंगे। टर्की के साथ में अच्छे रिलेशन है इसके। अब देखिए सर, क्लियर है। अब यहां पे करमन शाह ये रहा, और इराक की राजधानी बगदाद के पास है। यहां पर भी इस तरह का अटैक होता है। अब पॉइंट ये कि जो अटैक हो गया, इस अटैक में अमेरिका किस एंगल पे खड़ा है? क्या ये सिर्फ एक जिसको हम कहते हैं रीजनल फाइट है, या इसके पीछे का पपेट कोई और चलाने वाला है? क्योंकि जहां पे बात लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फ्रीडम की होती है, वहां पे सर सबसे ज्यादा गला काटने वाला काम जो होता है ना, फ्रीडम का, इक्वालिटी का और उसका, वो यहीं पे होता है। आपको पता हो तो ये वीडियो जरूर देखना, जिसमें हमने 20 देश ऐसे बताए हैं कि जिस तरीके से यूएस ने उनको तबाह कर दिया ढंग से।
तो साहब ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप का यहां पे कौन सा बड़ा रोल है, ट्रंप का रोल आपको आइडेंटिफाई अब हो जाएगा। आप वन बाय वन कुछ न्यूज देखिए। सर द वीक का एक न्यूज है ना, ये लगभग एक दिन पुरानी ये न्यूज है। इसमें लिखा है इन्होंने कि ईरान कांट हैव न्यूक्लियर वेपन्स से ट्रंप एज यूएस डिसाइड्स टू पुल ट्रूप्स नॉन असेंशियल स्टाफ फ्रॉम मिडिल ईस्ट। मतलब कि पहला एक स्टेटमेंट ये आ रहा है कि भाई हम जो है ना ये कह रहे हैं साफ साफ कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता। आप एक सॉवरेन नेशन के ऊपर डायरेक्टली एक ऑर्डर थोप रहे हो, कह रहे हो कि आप नहीं बना सकते, ठीक है, लेकिन उसी के साथ में आपने अपनी ट्रूप्स को, नॉन असेंशियल स्टाफ को मिडिल ईस्ट से बाहर निकालने का फरमान दिया। इसका मतलब आपको यह लग रहा था कि यहां पे अटैक होगा, खतरा है, इसलिए अपने लोगों को इवैक्यूएट करो, इनको यहां से बाहर निकाल लो। भारत भी अपने लोगों को यूक्रेन के एरिया से भी निकाल के लाया था, मिडिल ईस्ट से भी निकाल के लाया था। क्यों? क्योंकि हमें फील था कि यार यहां खतरा है। अगर यहां खतरा नहीं था तो इस पता कैसे था, इस बंदे को पता था ना, माफ करिएगा मेरे शब्द के लिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को कैसे पता था, इन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, सोचने वाली बात है। आगे देखो और परत खुलेगी। इसके बाद में सर डीएनए पे एक न्यूज है, वही एक दिन पुरानी, इजराइल फुली रेडी टू लॉन्च ऑपरेशन इन ईरान। क्लियर कट दुनिया मैसेज था, भाई ईरान अब तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप कंफर्म्स यूएस पर्सनल्स आर अर्ज नेतन्याहू टू, मतलब कि भाई वही न्यूज है, उसी का अगला विस्तार है कि अपने जो है वो लोगों को निकालने की तैयारी में ट्रंप जुट गए हैं, दोनों का साठगांठ हो गया है और अटैक अब होगा। अब यहां पे सर द इंडिपेंडेंट की न्यूज देखिए, ट्रंप क्या कह रहे हैं, 18 घंटे पहले की न्यूज है। ट्रंप सेज इजराइल अटैक ऑन ईरान कुड वेरी वेल हैपन। सर कुड यानी होगा, हो सकता है, फ्यूचर की प्लानिंग की बात कह रहा है सर ये। क्या कुड वेरी वेल हैपन, मतलब इजराइल अगर अटैक करेगा ईरान पे तो वो बहुत धमाकेदार होगा, सटीक होगा, तरीके से वो अटैक होगा। तो ये बात जो कही गई है, ये बात कही गई है, कोई भी देश किसी के लिए कुछ भी कह देगा? नहीं सर, प्लान था। तीसरी चीज सर, अब इजराइल देखो सर, इंडिया टुडे का ये न्यूज क्लिपिंग है, नेतन्याहू क्या बोल रहे हैं, इजराइल रेडी फॉर मिलिट्री स्ट्राइक ऑन ईरान विदाउट यूएस सपोर्ट। सर ये न्यूज को हाईलाइट क्यों किया गया, विदाउट यूएस सपोर्ट? क्या बदनामी का डर लगा? क्योंकि देखो कोई भी देश जब इंटरनल मैटर में जब आप ये अपने आप को डिक्लेयर करते हो ना कि भाई हम जो है वो सरपंच हैं जी, तो सरपंच वो ये कहेगा कि जी मैं ना दुनिया को बैलेंस वे में लेके चलता हूं, मैं नहीं फंसता, मैं बायस नहीं हूं। अब बायस नहीं हो तो फिर ये न्यूज हाईलाइट हुई क्यों? और इजराइल की बिना अमेरिका की सहमति के या अमेरिका की इच्छा के विरुद्ध एक भी कदम उठाने की स्थिति इजराइल के पास में नहीं है। ये आप मान के चलिए, इतिहास उठा के देखिए, जिस समय पे पूरी दुनिया अभी जो गाजा में एक्टिविटी इजराइल ने की, सही गलत का फैसला दुनिया देखेगी, लेकिन जो भी उसने एक्टिविटी की उसके खिलाफ में यूएन में रिजोल्यूशन लाया गया कि भाई यहां पे शांति स्थापना हो जाए और ये जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये जो युद्ध चल रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, उसको रोका जाए। सब उसके ऊपर वीटो लाने वाला कौन सा देश था? इकलौता अमेरिका, जो कि दुनिया में शांति की बात करते हो, वहां पे आप ये कह रहे हो कि नहीं ये युद्ध करना है, लड़ाई लड़ना, गाजा के लोगों को ये जो एक्टिविटी हो रही है होने देना। किसकी इच्छा है? ये राइट है किसका? इजराइल का। तो उसमें वीटो आप यूज कर रहे हो, तो सर यहां पे आप ऐसा इजराइल अपनी मर्जी से कर लेगा? नहीं सर, इसके पीछे यूएसए है। अब यहां पे द वायर की एक ही न्यूज क्लिप है 14 घंटे पहले का, मतलब ये जब मैंने इसको तैयार किया उस समय पे लगभग ये टाइम था। ईरान वॉज टू बिल्ड न्यू एनरिचमेंट साइट, वॉज मतलब प्रतिज्ञा करिए ईरान ने, ईरान वॉज टू बिल्ड न्यू एनरिचमेंट साइट इन रिस्पॉन्स टू कंडमेशन बाय यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग। मतलब जो यूनाइटेड नेशंस वाले बार बार कह रहे हैं ना कि यार ये कर रहा है, तो उसको ठीक है भाई, तुम जो हमारी निंदा करोगे हम एनरिचमेंट पे काम करेंगे, इसका अपना कमिटमेंट है। एज ए सॉवरेन नेशन उसका अपना एक राइट है, क्योंकि जब बाकी देशों के पास में न्यूक्लियर वेपन है तो इनको कमजोर बैकफुट पे डाल के, सपोज करो हिंदुस्तान के पास नहीं होता, इंदिरा जी ने उस समय पे नहीं किया होता, अटल जी ने बाद में अपने टेस्ट नहीं किए होते, पाकिस्तान के पास तो बाद में आ गया था, तो आपकी पोजीशन क्या होती? आपके सर पे चाइना बैठा। और यही बात तो पता है आपको, 98 के जब 13 तारीख को अटैक हुआ था, उस समय पे अटल जी ने एक लेटर लिखा था उस टाइम पे यूएसए के प्रेसिडेंट को, बिल क्लिंटन को, और बिल क्लिंटन के उस लेटर में, बिल क्लिंटन को जो लेटर लिखा उसमें लिख दिया था कि साहब हमने अटैक इसलिए किया
कि अब ये अटैक क्या बोलते हैं, ये न्यूक्लियर टेस्ट इसलिए किया क्योंकि हमारे आस पड़ोस से हमें खतरा है। 62 में देख लीजिए हम पे अटैक हुआ ही था, तो हमें हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के पर्पसेस की जरूरत है। और अमेरिका ने क्या किया था, अगले दिन वो लेटर द न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया था सर, लीक कर दिया था। इतनी बड़ा, मतलब सोचो, जिसका उस लेटर का भी अपना एक प्रोटोकॉल होता है, एक्सट्रीम जिसको हम कहते हैं सीक्रेसी मेंटेन की जाती है, उसका आपने तमाशा किया था। और भारत को बड़े तनाव जो है ईरान वो चीन के साथ उस समय झेलना पड़ा था। तो यहां पर ईरान का, जब ये ईरान ने बात कही और उसके बाद में क्या होता है, इजराइल हिट्स ईरान न्यूक्लियर साइट्स, आर्मी चीफ किल्ड, तेहरान रिटेलिएट्स विद 100 ड्रोन्स। अब ये न्यूज भी थोड़ा समझना सर, ठीक है। अब अल्टीमेटली आकर के आज सुबह तो अटैक हो ही गया, खबर मिल गई सबको कि सब अटैक हो चुका है। अब इसको कुछ लोग अपने ही अंदाज में पेश कर रहे हैं कि इजराइल ने ईरान को ठोक दिया है, ऐसे ही भारत भी पाकिस्तान को अरे भाई ये क्या करते हैं ना, एक व्यूज की इतनी गंदी फाइट है क्योंकि उनकी सर दाल रोटी उसी से चलती है। सच बोलने का मादा, सच को समझने का मत। तुम्हारे देश के साथ में सेम हो, तुम क्या करो भाई, तुम्हारे को अगर कोई रोके ना न्यूक्लियर वेपन बनाने से, तुम्हारे पास नहीं हो तो क्या करोगे, तुम्हारे मन में भी टीस होगी, नहीं यार हमारे पास भी, क्योंकि सबको सक्षम बनने का अधिकार है। ईरान का इतिहास देखिए, ईरान के इतिहास में कोई ऐसी एक्टिविटी मेजर, देखो सबके साथ सबके रिलेशन अच्छे नहीं होते, कंफर्म। भारत के रिलेशन भी सबसे अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के भी सबसे अच्छे नहीं है, सबके रिलेशन सबसे ठीक कभी नहीं हो सकते। ये इंटरनेशनल रिलेशंस है जिसमें ना तो कुछ अच्छा है ना कुछ परमानेंट है। यहां पे नेशनल इंटरेस्ट को बेनिफिट देख करके चला जाता है, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स तो कम से कम बन सकते हैं जो दुनिया में पीस की, भाई अगर शांति की तरफ दुनिया चली जाएगी तो हथियारों का व्यापार कैसे होगा, और हथियारों का व्यापार नहीं होगा तो हम नंबर 1 कैसे होंगे, और हम नंबर 1 नहीं होंगे तो फिर हम क्या होंगे। दुनिया के अंदर मल्टीपल पावर ब्लॉक्स बनने बहुत जरूरी हैं, और यही दुनिया में शांति का, पीसफुल एनवायरनमेंट का एकमात्र रास्ता है कि पावर ब्लॉक्स मल्टीपल होने चाहिए सर। गांव में आज की स्थिति, थोड़ा सा सर मैं विषय से हटके बोल रहा हूं क्योंकि मन के अंदर ये भाव आ रहा है कि मैं अपनी बात को रख दूं आपके सामने। आज 1950 के हिंदुस्तान में और 2025 के हिंदुस्तान में फर्क देखिए। जब समाज के पिछड़े हुए वर्ग को सहायता देकर के फ्रंट में लाया गया, तो आज समाज के अंदर इक्वलिटी की धारा देखने को मिलती है। आज उतने बुरा समय आज नहीं है जैसा कि 1950 में था। 2025 में समय बहुत बदला है। क्यों? क्योंकि हमने उनको स्ट्रेंथन किया, उनको मजबूत किया है, पावर दिया है। सर पावर का होना बहुत जरूरी है, और पावर ब्लॉक्स मल्टीपल होंगे, दुनिया मल्टीपोलर बनेगी। और ये इंडिया का तो ये बेसिक फंडामेंटल हमारी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। हम मल्टीपल पावर ब्लॉक्स को सपोर्ट करते हैं, हम उसमें बिलीव ही नहीं करते क्योंकि हम इनफ है ना सर, हम अपने आप में शक्ति संपन्न है। तो किसी देश के खिलाफ इस तरीके की एक्टिविटी जायज कोई ठहराता है किसी भी आधार पर, भाई आपके अंदर कोई पर्टिकुलर किसी रिलीजन को लेकर के खरास है, मन में खार है कि नहीं जी इसके तो खिलाफ होना ही चाहिए, तो फिर आप निहायत ही घटिया हैं, आपसे कुछ आशा उम्मीद नहीं हो सकती। लेकिन थोड़ा पढ़े लिखे अप्रोच से दुनिया को देखोगे तो दुनिया में पावर ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आप समझें तो सर यहां पे अब ये जो 100 ड्रोन्स के अटैक किए तेहरान ने, 100 ड्रोन्स के अटैक किए तेहरान ने, मतलब ईरान ने, वो सर आसमान के आसमान में खत्म कर दिए गए। कोई भी ड्रोन जो है वो इजराइल तक नहीं पहुंच पाया। बहुत सारे सीरिया में भी गिरे, मतलब बीच का जो एरिया है दोनों देशों के बीच का, वो देखिएगा सर, यहां से जब ये चले तो मेनली तो यहीं पे नष्ट होकर के खत्म हो गए, कुछ यहां पे खत्म हो गए, तो ईरान तक वो नहीं पहुंच पाए। तो कुल मिलाकर के कहानी क्या समझ में आ रही है? कहानी ये समझ में आ रही है कि जो एक्शन है वो लिया जा चुका है, अब इसका रिटेलिएशन किस तरीके से होता है। मेरी समझ ये कहती है कि मिडिल ईस्ट में कोई बहुत बड़ा देश ईरान के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े होने की स्थिति में अभी नहीं है जिस समय मैं बोल रहा हूं। बाद में कोई डेवलपमेंट हो जाए तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन देशों को साथ में आना चाहिए और इसके खिलाफ, क्योंकि जब तक पावर ब्लॉक्स मल्टीपल नहीं होंगे दुनिया शांति की तरफ नहीं जाएगी। मैं एज एन इंडिविजुअल इस बात का सपोर्ट करता हूं कि ईरान के साथ में ये गलत हुआ है और ईरान को ये राइट है कि वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम करे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ये वीडियो हमारा जरूर देखिएगा जिसका लिंक हमने पहले भी लगाया था, आप इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज तक ये किसी का वफादार नहीं हुआ सर, चाहे कोई भी देश हो। 20 देशों की कहानी मैंने बताई है, और वही सर काला इतिहास जो है वो फिर एक बार दोहराया जा चुका है। अब देखिए किस दिशा में चीजें जाती हैं। हम हमारे ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट को लेके सच के साथ में खड़े हैं, फिर चाहे हमारे को कोई कुछ भी कहे। चलिए, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, सी यू सून अगेन इन अ नेक्स्ट वीडियो।
बाय बाय।